नहीं, जगदलपुर विधानसभा वैसे भी पूरे बस्तर की 12 विधानसभाओं में से जो है सबसे हाई प्रोफाइल विधानसभा मानी जाती है। शहर आता है तो कहीं ना कहीं उनके जो पुराने कार्यकाल से जुड़ी हुई विकास और जो जो दूसरी गतिविधियां हैं, बिल्कुल कांग्रेस ने बहुत तार्किक रूप से जिस ढंग से विनिवेशीकरण के मुद्दे को टेकअप किया, उनके जो पुराने कार्यकाल से जुड़ी हुई विकास और जो जो दूसरी गतिविधियां हैं, और कहीं ना कहीं जो वहाँ पर उससे जुड़े हुए लोगों के सेंटीमेंट को भी कांग्रेस ने अच्छे ढंग से कैश किया है। मुझे लगता है ये जो है कांग्रेस के लिए एक बड़ा एडवांटेज इस इलाके में रहा है। अगर हम इसके अनारक्षित होने के इतिहास की बात करें तो एक बार 1977 में यह सीट अनारक्षित हुई थी, जब वर्तमान कांग्रेस प्रत्याशी जतिन जायसवाल के पिताजी को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया था। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में वो चुनाव पराजित हो गए थे। वीरेंद्र पांडे जी इस सीट से विजयी हुए थे, जो जनसंघ के प्रत्याशी थे। दूसरी बात ये कि वर्तमान में यह सीट 2008 में अनारक्षित हुई है। नमस्कार, मैं हूं नरेश मिश्र और हम फिर एक बार मतगणना से पहले अंतिम तौर पर क्या चर्चाएं चुनावी चल रही हैं और वोटिंग के बाद क्या हालात हैं उनको लेकर बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ प्रमुख अखबार के संपादक मनीष गुप्ता जी हैं, साथ ही संतोष सिंह जी हैं, लंबे समय से पत्रकार रहे हैं। और अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो जगदलपुर विधानसभा सीट की है। बस्तर की 12 विधानसभा सीटों में से एकमात्र सामान्य सीट, और इस सीट पर जो चुनावी मुकाबला है हमेशा ही चुनौतीपूर्ण रहता है। लेकिन पिछली बार जब कांग्रेस का एक तरह से एक करंट दिखाई दिया, उसमें रेखचंद जैन जो यहाँ से करीब 27,400 के आसपास मतों से जीत कर आए, एक बड़ी लीड इनके पास थी, उनकी टिकट काटकर यहाँ पर कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बदला। यही हाल पिछले चुनाव में जो सबसे ज्यादा प्रमुख दावेदार जो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता माने जा रहे थे, उनमें एक नया चेहरा किरण देव विधानसभा के चुनाव के लिए इस बार चुनावी मैदान में है। एक खास बात और कि ये दोनों ही पहले महापौर रह चुके हैं और अपने जनसंपर्क के तरीकों को लेकर खासे चर्चित रहे हैं। किरण देव हो या जतिन जायसवाल हो, दोनों महापौर रहे हैं। तो शहर के लोगों ने इनकी राजनीति, इनकी क्षमताओं को तो बेहतर तरीके से समझा है और इस वजह से इनकी कैंपेन पर सबकी बारीक नज़र रही है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस आम विधानसभा चुनाव के दौरान किस तरह का माहौल दिखाई दिया और दोनों दलों के प्रत्याशी और नए चेहरे को लेकर मतदाताओं का पहला रिएक्शन क्या था। मनीष जी, आप शुरू करते हैं। चेहरे बदले, पहली बार नए चेहरे सामान्य सीट पर। नहीं, जगदलपुर विधानसभा वैसे भी पूरे बस्तर की 12 विधानसभाओं में से जो है सबसे हाई प्रोफाइल विधानसभा मानी जाती है। और जिस प्रकार से इस बार दोनों दलों ने अपने अपने प्रत्याशियों का चयन किया, दोनों महापौर रहे हैं, शहर के प्रथम नागरिक रहे हैं, और इस विधानसभा का एक बड़ा हिस्सा शहर आता है, तो कहीं ना कहीं उनके जो पुराने कार्यकाल से जुड़ी हुई विकास और जो जो दूसरी गतिविधियां हैं, वो भी एक चुनाव के दौरान मुद्दा बनी है। और इनको लेकर के लोगों में जो वोटिंग जो हुई है उसका एक ट्रेंड जो है वो सेट करने की कोशिश की गई है। इस विधानसभा में अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो नगरनार का एक इलाका आता है जी, दरभा के कुछ मतदान केंद्र आते हैं और नानगुर का इलाका भी आता है। नानगुर का इलाका कहीं ना कहीं कांगेर वैली और जो पर्यटन केंद्र से जुड़ा हुआ इलाका है, और दरभा में नक्सल इफेक्टेड एरिया भी आता है, और नगरनार का इलाका कहीं ना कहीं एनएमडीसी का जो वहाँ पर स्टील प्लांट है उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा परिलक्षित होता है, क्योंकि इस प्लांट को लेकर के जिस प्रकार के का प्रचार हुआ, जिस प्रकार से ये विनिवेशीकरण केंद्र सरकार के विनिवेशीकरण का जो निर्णय हुआ और उसका कांग्रेस और दूसरे दलों ने विरोध किया, तो कहीं ना कहीं इस पूरे विधानसभा में ये चीजें भी परिलक्षित हुई हैं। बड़े मुद्दे हैं जी, और उद्योग की संभावना के लिहाज से भी प्लांट बना है, लेकिन वो भी एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है भाजपा कांग्रेस के बीच, और इस मामले में कांग्रेस थोड़ा एज लेती दिखाई देती है। बिल्कुल, कांग्रेस ने बहुत तार्किक रूप से जिस ढंग से विनिवेशीकरण के मुद्दे को टेकअप किया
और कहीं ना कहीं जो वहां पर उससे जुड़े हुए लोगों के सेंटीमेंट को भी कांग्रेस ने अच्छे ढंग से कैश किया है। मुझे लगता है ये जो है कांग्रेस के लिए एक बड़ा एडवांटेज इस इलाके में रहा है। लेकिन जो शहर का जो सेंटर का जो इलाका है वो कहीं ना कहीं भाजपा की मानसिकता के लोग यहाँ ज्यादा है और भाजपा के प्रभाव वाले पार्षदों की संख्या यहाँ पर ज्यादा है। तो इस इलाके में एक एज बीजेपी को मिलती हुई दिख रही है। इस सीट की बात कर रहे हैं आप? हाँ, जगदलपुर सीट की बात कर रहे हैं जी। मतलब जो जिस तरह से कैंडिडेट्स हैं सामने और इस इलेक्शन में जो काम हुआ है उसमें भाजपा ने बेहतर काम किया लगता है और उसके नतीजे भी उस तरफ जाते दिखाई दे। नहीं, शहर का जो बीच का हिस्सा है वो काफी पढ़े लिखे लोगों का इलाका है और इस इलाके में भाजपा के पार्षदों की भी अच्छी खासी तादाद है और कहीं ना कहीं ये इलाका भाजपा के राष्ट्रवाद को भी प्रेरित करता है। हाँ, नरेंद्र मोदी जी की भी सभा रखी है, बड़ा उस दौरान भीड़ जो मतलब वहां तक पहुंची। तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी को शहरी इलाकों में या जो नगर निगम के क्षेत्र में भाजपा को एक एज देता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा संतोष जी, 2018 में मुझे लगता है कि स्टील प्लांट से जुड़ा मुद्दा बहुत असरकारी रहा, परिवहन संघ से जुड़ा मुद्दा था और इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के विधायक सीधे निशाने पे आए और उनको हार का भी सामना करना पड़ा। एक बड़ा फैक्टर वो भी था। ठीक। और जिस तरह से डिफेंड नहीं कर पाए वो कि विनिवेश होगा या प्लांट बेचा जाएगा, तो एक विरोध का माहौल उस इलाके में बना। लेकिन इस चुनाव में ऐसा लगता नहीं मुझे ऐसा लगा कि प्रत्याशियों पर ही केंद्रित रह गया ये प्रचार और चुनावी चर्चा। आपको लगता है ऐसा? देखिए, इस चुनाव में ऐसा है कि जैसे कि पहले आपने बताया कि बस्तर की 12 में से एकमात्र अनारक्षित सीट है। अगर हम इसके अनारक्षित होने के इतिहास की बात करें तो एक बार 1977 में यह सीट अनारक्षित हुई थी जब वर्तमान कांग्रेस प्रत्याशी जतिन जायसवाल के पिताजी को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया था। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में वो चुनाव पराजित हो गए थे। वीरेंद्र पांडे जी इस सीट से विजयी हुए थे जो जनसंघ के प्रत्याशी थे। दूसरी बात यह कि वर्तमान में यह सीट 2008 में अनारक्षित हुई है। 2008, 2013 और 2018 इन 3 चुनावों में अगर हम विगत 3 चुनावों में देखें तो संतोष बाफना तीनों चुनावों में भाजपा के प्रत्याशी रहे। रेखचंद जैन 2008, 2018 में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे। तो विगत 3 चुनावों में कहीं ना कहीं से बिजनेस कम्युनिटी का एक प्रतिनिधित्व इस सीट पर रहा ही है जो वर्तमान में नहीं रहा। जिस दिन भाजपा ने चूंकि इस सीट पर प्रत्याशी पहले घोषित किया, उसने जब श्री बाफना जी की टिकट काटी और किरण देव को टिकट अलॉट किया, जगदलपुर से अपना प्रत्याशी डिक्लेयर किया, तो बहुतायत से भाजपा के भी लोगों या मतदाताओं में से उनका मत था कि कांग्रेस से रेखचंद जैन को टिकट मिलनी चाहिए। जब कांग्रेस ने भी रेखचंद जैन की टिकट काट करके जतिन जायसवाल जी को टिकट दे दी, तो इस चुनाव में जैसा कि मैं मनीष भाई की इस बात से सहमत हूं कि इस चुनाव में ये सबसे निर्णायक वोटर होने वाला है जो बिजनेस कम्युनिटी का वोटर है। और कहीं ना कहीं से चूंकि श्री संतोष बाफना जी, श्री रेखचंद जैन जी दोनों मारवाड़ी पृष्ठभूमि से आते हैं और दोनों की उपेक्षा हो गई अपने अपने दलों में, इसलिए इसका परिणाम बस्तर के अन्यत्र सीटों पर भी पड़ सकता है। इस बात से मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ। आपका आशा है कि इससे जो अन्य क्षेत्र हैं वहां पर भी इसका असर पड़ेगा? निश्चित रूप से पड़ेगा। लेकिन जब दोनों ही प्रमुख दलों के बीच 12 की 12 विधानसभा सीटों में सीधा मुकाबला होता है तो ये फर्क कैसा पड़ेगा? ये फर्क इस रूप में पड़ता है कि भाजपा ने तो अपने प्रत्याशी की घोषणा पहले कर दी और कांग्रेस ने बाद में की है, तो जो बाद में करता है वो कैसे प्रत्याशी को जनता को देता है, इस बात की चर्चा ज्यादातर रही। और इसीलिए जो हार्ट ऑफ द सिटी जगदलपुर शहर में अगर हम देखें तो जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र में तकरीबन 2,05,000 मतदाता थे, जिनमें से 1,66,000 मतदाताओं ने वोट किया और बस्तर जिले की 3 सीटों में से यह एकमात्र सीट है जिसमें माइनस ट्रेंडिंग है। बिल्कुल।
0.5% के आसपास, 0.5% के कम हुआ। आसपास जी। कम मतदाता पिछले चुनाव की तुलना में वोट किया है। हालांकि मतदाताओं की संख्या तो ज्यादा बढ़ी है, 1,66,000 हो गई, लेकिन परसेंट में वो लोग घट गए हैं। तो इसको कहीं ना कहीं से प्रत्याशी चयन से जोड़ करके देखा जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है। जी। इसके अलावा लगता है आपको कोई खास मुद्दे रहे हो, क्योंकि दोनों की जो पृष्ठभूमि है, चाहे किरण देव जी हों, खुद तो दोनों महापौर रहे ही हैं, इनके परिवार के लोग भी भारतीय जनता पार्टी में, किरण देव जी की भी पुरानी फैमिली हिस्ट्री रही है और जतिन जायसवाल की भी उनके परिवार की हिस्ट्री कांग्रेस के साथ रही है। पुराना परिवार होने की वजह से अपने किस्म का अलग नेटवर्क भी है इन लोगों का, शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक। लेकिन ये आपस में एक ऐसा लगता है कि ये पुराने लोगों का जो वर्चस्व है या उनका जो नेटवर्क है, एक दूसरे दोनों कैंडिडेट ऐसे हो गए कि ये तय कर पाना मुश्किल हो गया कि ये पुराने लोग किसके खेमे में जा करके वोट देंगे। जैसे मैं देखता हूँ जो बिहारी समुदाय है वो ज्यादातर भाजपा और किरण देव के साथ खड़ा दिखाई देता रहा, लेकिन जिस समय जायसवाल परिवार का कारोबार यहाँ शुरू हुआ तो वो लोग आए उस जायसवाल परिवार के साथ ही आसपास काम करने के लिहाज से। तो ये ऐसा क्लैश भी दिखाई दे रहा था वोटरों के बीच में। व्यापारियों की भी यही स्थिति लग रही थी मुझे। नहीं, देखिए ये बहुत सीधा सीधा समीकरण है कि जो बस्तर का जो कोर इलाका है, खासकर जगदलपुर शहर की अगर हम बात करें तो दोनों पिछली बार जो प्रत्याशी थे भाजपा और कांग्रेस के, दोनों व्यवसायिक समुदाय से थे और ये एक ऐसा समुदाय है जो इन्फ्लुएंसर की भूमिका अदा करता है। मैसेज जो है वो जगदलपुर से ही कन्वे होता है पूरे बस्तर में। लोग जो है यहीं के माहौल से दूसरे आसपास की विधानसभाएं तो प्रभावित होती हैं, इसके अलावा दूरस्थ अंचल की भी विधानसभाएं इससे प्रभावित होती हैं, क्योंकि संभाग मुख्यालय होने की वजह से मैक्सिमम लोगों का आना जाना जगदलपुर में लगा रहता है। और एक जो व्यापारी समुदाय की दुकान में हर दिन कम से कम 50 से 100 लोग आते हैं, तो कहीं ना कहीं जो मैसेज कन्वे का जो एक सिस्टम है, एक जो इन्फ्लुएंसर की जो भूमिका अदा करता है वो ये समुदाय करता है। यही कारण है कि दोनों दलों में जो पिछले जो 2-3 इलेक्शन में जो प्रत्याशियों का जो चयन किया गया वो इनको ध्यान में रखते हुए किया गया। लेकिन सिर्फ इतना भी नहीं, इसके साथ साथ जो दोनों प्रत्याशियों की जो भूमिकाएं रही हैं, चाहे संतोष बाबा की भूमिका रही है, वो एक डेवलपमेंट को लेकर के उनका हमेशा पॉजिटिव वे रहा है। बहुत सारी सुविधाओं को लेकर के वो हमेशा चिट्ठियां भी लिखते रहे हैं और डेवलपमेंट के प्रोसेस को प्रॉपर जो है वो आगे ले जाने में काफी हद तक सफल भी रहे हैं। उसी तरीके से रेखचंद जैन भी इस समुदाय के वो है और सुविधाओं को लेकर के उन्होंने भी बस्तर में काफी प्रयास किया है। तो इस बार जब दोनों दल के लोगों ने इस समुदाय से परे जब नया कैंडिडेट दिया तो कहीं ना कहीं उनके समर्थकों में भी कंफ्यूजन की स्थिति रही है। और जो लोग लगातार देख रहे हैं, खासकर अगर जैसे संतोष बाबना की बात करूं मैं, संतोष बाबना चुनाव हारने के बाद भी लगातार पूरे 5 साल तक सक्रिय रहे हैं ग्रामीण अंचल में, शहर में। उन्होंने अपना नेटवर्क स्थापित किया हुआ था और जिस प्रकार से सर्वे में भी उनकी काफी अच्छी स्थिति थी, विजिबिलिटी जो है काफी ज्यादा बताई जा रही थी। उसी तरह रेखचंद जैन भी जो है 5 साल तक सक्रिय रहे हैं। पर जो दलों में टिकट देने का जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं उसके बहुत सारे मानक है, पता नहीं किस मानक के तहत जो है उन्होंने सर्वे के आधार पर बांटा। पर जो कैंडिडेट दिया, मुझे लगता है कि चाहे किरण देव की भी जो स्थिति है वो भी भाजपा के बहुत पुराने प्रत्याशी रहे हैं, बहुत पुराने नेता रहे हैं, युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं, लोकप्रियता भी अच्छी खासी है। जतिन जायसवाल का भी कार्यकाल मुझे लगता है ठीक रहा है। तो ये जिस प्रकार का जो कश्मकश की स्थिति है, इस बार बिल्कुल नया मोर्चा खुल गया एक तरह। बिल्कुल लोगों के पुराने चेहरों, एक नया ट्रेंड दोनों दलों ने जी। तो निश्चित रूप से ये दोनों दल के लोग जो है एक नया ट्रेंड पैदा करने की कोशिश किए हैं। मुझे लगता है आने वाले समय में ये काफी दिलचस्प दिखाई दे जी। मुझे सबसे पहले किरण देव जी की जब टिकट घोषित हुई तो इसको लेकर, क्योंकि आप कह रहे हैं कि भाई जैन समुदाय और इन सब समुदाय से जुड़े बिल्कुल अलग किया कांग्रेस और भाजपा ने, एक रोचक बात जो मैं सुन रहा था, बड़ा चर्चा में थी ये बात कि जो बड़े नेता हैं वो इस तरह की बात कर रहे थे। खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी की जो बातचीत थी वो ये थी कि भाई इस बार हम अलग बिल्कुल चेहरा देंगे, जो परंपरागत बनिया ब्राह्मण या जो ये समाज से लोग हैं इनको नहीं देंगे टिकट। तो ये बात आई सामने कि उन्होंने कहा कि भाई ऐसे में तो ये लोग नाराज हो जाएंगे, भाई ये लोग बड़े सक्रिय और आपस में
काफी सक्रिय है राजनीति में ये लोग, जगदलपुर सामान्य सीट और सहित आसपास की सीटों पर। तो उन्होंने कहा कि इनके पास विकल्प भी क्या है, ये जाएंगे कहाँ, अगर वोट देना है तो हम ही को देंगे, अगर नाराज भी होंगे तो जैसे मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के अलावा इनके पास क्या विकल्प है। तो उन्होंने ऐसा कहा, ऐसा चर्चा में था, कई सीनियर नेताओं से भी जैसे बातचीत में बात आई तो ये था। तो क्या ये फैक्टर भी देख करके ये टिकट बदली लगता है, या टेंशन नहीं है राजनीतिक दलों को? देखिए, टिकट देने के आप लोग चिंता जाहिर कर रहे हैं, लेकिन इस बार दोनों राजनीतिक दलों ने बड़ा ध्यान नहीं दिया इसके ऊपर। नहीं, बहुत सारे मानक हैं और कहीं ना कहीं जो ये सिंबोलिज्म जो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है कि ब्राह्मण बनियों की पार्टी मानी जाती रही है, आमतौर पर उच्च वर्ग की पार्टी मानी जाती रही, पर लगातार भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मण बनियों की तो पुरानी हो गई, मुझे लगता है व्यापारियों की पार्टी है ये ज्यादा आजकल कहते हैं लोग। हाँ, ये भी है, पर क्या है कि अब धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी भी बदलाव के दौर से गुजर रही है। जिस तरीके से जो सोशल इंजीनियरिंग भारतीय जनता पार्टी में कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी किया है कि अब जैसे मोदी जी आए हैं तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को ओबीसी के रूप में ज्यादा अच्छा ढंग से प्रोजेक्ट किया गया है। वहीं जो ट्राइबल बस्तर में पहले चूंकि सारी सीटें आरक्षित वर्ग को हुआ करती थी, तो सामान्य वर्ग को जो है संगठन की कमान मिलती थी। पर अभी अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि संगठन में भी भारतीय जनता पार्टी के जो अनारक्षित वर्ग का, जो सामान्य वर्ग का जो है व्यक्ति नहीं बचा है। मैक्सिमम जगहों पर जो है वो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं। तो दल अपने लाभ के हिसाब से कहीं ना कहीं सोशल इंजीनियरिंग करते हैं, ये उसी का हिस्सा है, ये उसी का एक हिस्सा है और समय समय पर रणनीतियां परिवर्तित होती हैं। जी अच्छा संतोष जी, आप तो मतलब जब से आपने नई दुनिया से कुछ समय विराम लिया तो आप कांग्रेस के बड़ी करीबी रहे, कांग्रेस नहीं कहना चाहिए बल्कि मुझे लगता है स्थानीय जो रेखचंद जैन रहे हैं उनके, आपको क्या लगता है इतने बड़े मार्जिन से जीतने के बाद कैसे वो टिकट से वंचित रह गए? और मैंने तो व्यक्तिगत तौर पे उनके एक समर्थक से शिकायत की थी कि वो अपना जनसंपर्क का व्हाट्सएप इतना डालते थे कि सबसे ज्यादा मेरा व्हाट्सएप भर जाता था उनकी रोज की गतिविधियों से। तो मैंने अनुरोध किया कि टीवी के लिए सारा काम का नहीं है, कृपया कम भेजा करें करके। आपको शायद ध्यान होगा ये बात। देखिए, मुझे ऐसा लगता और तब भी चूक गए वो। मुझे ऐसा लगता है कि जहां तक भाजपा की हम पहले बात करें, श्री संतोष बाफना जी की बात मैं पहले करता हूं, तो 2018 चुनाव में जो 27,440 वोट के मार्जिन से वो हारे, कहीं न कहीं वह बात उनके लिए माइनस हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप भाजपा ने इस बार उनके टिकट की ओर ध्यान नहीं दिया। अब जब 27,440 वोट से वो पराजित हुए, उनके टिकट पर ध्यान नहीं दिया, तो ध्यान क्यों नहीं दिया? ध्यान इसलिए नहीं दिया कि पार्टी के भीतर से अगर पुनः उन्हें टिकट दी जाए तो ये बात हो सकती है, क्या पार्टी में और कोई प्रत्याशी नहीं बचे क्या, और कोई कैंडिडेट नहीं बचे क्या? तो ठीक वैसे ही बात उलट करके रेखचंद जैन जी के मामले में आती है कि 27,440 वोट से जीतने के बावजूद, अंतिम समय तक मैदान में रहने के बावजूद उनकी टिकट अगर काटी गई, जैसा कि मैंने स्वयं देखा है कि 5 साल तक वो लगातार सतत सक्रिय रहे और विभिन्न जैसे कोरोना के आपदा के समय भी मैंने उन्हें जान जोखिम में डाल करके काम करते फील्ड में देखा है, राहत सामग्री का वितरण करते देखा है, या कि क्वारंटाइन सेंटर में भोजन करते देखा है जी, कि तब भी उसका बावजूद उनकी टिकट अगर कटी है तो कहीं ना कहीं से यह कांग्रेस का एक अपना इंटरनल सर्वे है, जिस सर्वे में यह बात आ रही थी कि श्री जैन को यदि टिकट दी जाती है तो पार्टी के अमुक अमुक धड़े के लोग कहीं ना कहीं से खिलाफत कर सकते हैं, और यह बात जतिन जायसवाल को टिकट देने पर तो स्पष्ट हो रही है, क्योंकि प्रत्यक्ष विरोध उनका किसी खेमे के द्वारा होता हुआ मुझे नहीं दिखा जी। अच्छा, पिछली बार पूरे बस्तर के लिए एक तरह से बड़े रणनीतिकार जो 3 प्रमुख लोग माने जा रहे थे, इस बार उनमें से 2 दावेदार हो गए। एक रेखचंद जैन जी तो थे ही, बतौर विधायक दावेदार थे, और ये माना जा रहा था कि जो उस वक्त अध्यक्ष थे राजीव शर्मा जी, जो इस बार दावेदार रहे, प्रबल दावेदार रहे, और मुख्यमंत्री की तरफ से भी एक तरह से उनके नाम पर सहमति होती दिखाई दी, बड़े दिन चर्चा में भी रही, मैंने खुद ये बात दी थी। और ये एंड टाइम में बाद में ये हुआ कि ये तिकड़ी टूट गई, और इस तिकड़ी के टूटने से ऐसा लगा कि आपसी इनकी लड़ाई, और प्रदेश स्तर पर भी जो उप मुख्यमंत्री बने टीएस सिंहदेव
और समीकरण बदला, प्रदेश अध्यक्ष बने दीपक बैज, तो इन समीकरण का भी नुकसान सीधी तौर पर दिखाई दिया। और उसकी बड़ी वजह माना जा रहा है कि जगदलपुर सामान्य सीट पर सभी जो प्रमुख हैं, बस्तर अगर प्रदेश के जो प्रमुख नेता हैं उनका बड़ा ध्यान रहता है। तो इन सब जो खिचड़ी बनी, इसका प्रभाव रेखचंद जैन को भुगतना पड़ा, ऐसा मुझे लगता है। सही लगता है मनीष जी आपको ये बात, कि जो आजमाइश ज्यादा थी? नहीं, देखिए सामान्य सीट है और दावेदारों की संख्या नेचुरली हर दल में ज्यादा होगी, और यहाँ पर गुटीय समीकरण भी इसमें कारण है, आगे आते हैं कि कौन से किस गुट को बिलोंग कर रहा है और उसका प्रभाव जो है वो आला कमान पर कैसा है। तो ये चीजें स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। मुझे लगता है कि गुट बनाने से चूक गए रेखचंद जैन जी। नहीं, उनका भी अपना गुट था। देखिए क्या है, देखिए आज का जो दौर है, अगर निर्गुट आप नहीं रह सकते, जहां पर गुटीय समीकरण है, मुझे ऐसा लगता है कि जहां पर कई गुट बने हुए हैं तो उनमें से अगर आप निर्गुट रहेंगे तो आप चल नहीं पाएंगे, किसी न किसी गुट का आपको हिस्सा होना पड़ेगा, बनना ही पड़ेगा। अब ये ठीक है कि चुनाव में टिकट वितरण में उनका गुट कहीं ना कहीं कमजोर साबित हुआ, दूसरा गुट जो है हावी हो गया, या मतलब समीकरण ऐसे बने, गुटीय समीकरण को आप परे रखते हुए एक ऐसे व्यक्ति को जिसको लेकर के कम विवाद है, या कहीं ना कहीं वो किसी गुट पे नहीं है, सीधे किसी गुट पे नहीं है, या नाराजगी नहीं है लोगों की, वो है, तो मुझे लगता है कि ये भी एक कारण होता है टिकट वितरण का। तो टिकट में उसका असर रहा, बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं। और जिस तरीके से इनके साथ तो जतिन जायसवाल मुझे लगता है कि आज के दौर में किस्मत के सर्वाधिक धनी प्रत्याशी हैं। नहीं, वैसे भी धनी है उनका, आप अगर देखेंगे रिकॉर्ड तो मुझे लगता है कि बस्तर की 12 सीटों में सबसे धनी उसमें से वो तो संपत्ति के अनुसार संपत्ति 16 करोड़ की, 16 करोड़ की है जी। पर जो है जिस प्रकार से मतलब किस्मत की बात भी फेवर कर रहा है महापौर के रूप में, उन्होंने अपनी दावेदारी भी पेश नहीं की, लेकिन संयोग ऐसा हुआ कि इसी छवि के कारण उनको महापौर की टिकट मिली, और कमोबेश जो टिकट की दौड़ में वो आदमी एक किनारे खड़े हुए थे। हाँ। उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से ऐसे प्रयास नहीं किए, इंटरनल जरूर किए होंगे, मतलब निर्गुट नहीं रह सकते, भले आप सभी गुट के बने रहे तो उसका फायदा मिल सकता है। बिल्कुल इंटरनल जरूर उन्होंने प्रयास किया होगा जी। पर नहीं, इस बार किया होगा जो है टिकट मिलना निश्चित रूप से बड़ी बात है। और जिस तरीके से देखिए बहुत सारे फैक्टर चुनाव जीतने में काम आते हैं जी। कहीं ना कहीं आपका संपर्क, आपका जो छवि, आपकी जो छवि, आपकी छवि, आपकी वर्किंग स्टाइल, आपके साथ लोगों का समन्वय, और एक जो बड़ा फैक्टर आता है वो लक का भी। मुझे लगता है लक के धनी है, धन के भी धनी है, तो कुछ अप्रत्याशित इसमें भी हो जाए तो नहीं कोई बड़ी बात नहीं। बिल्कुल ये बात तो है, जतिन जायसवाल के मामले में पूरी राजनीतिक जो माहौल रहे उसमें वो बड़े इत्मीनान से, जबकि अध्यक्ष भी रहे हैं, वो पहले जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, बड़ा किनारे खड़े हुए से दिखाई दे रहे थे और बड़े इत्मीनान से, हालांकि उनकी सक्रियता और संपर्क था। दरअसल बस्तर जिले की ये एक ऐसी सीट है जहां पर भाजपा अपनी जीत का दावा कर रही है और कांग्रेस अपनी जीत का दावा कर रही है, इसीलिए इतनी फसाहट हमारे अपने आकलन में भी है, क्योंकि हम भाजपा के लोगों से या भाजपा से जुड़े लोगों से जब हम बात करते हैं, हार्ट ऑफ द सिटी के लोगों से बात करते हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय से जब हम बात करते हैं तो वो अलग दिखाई भाजपा बात करते हैं। जब हम रूरल पॉइंट पे बात करते हैं, नगरनार एरिया में बात करते हैं, नानपुर एरिया में बात करते हैं, तो वो कांग्रेस की बात करते हैं। जब ठीक सेम स्थिति अगर हम देखें तो जो कांग्रेस के परंपरागत वोटरों की बात करें, उस लहजे से देखा जाए तो कांग्रेस प्रत्याशी का पलड़ा भारी ऊपर दिखाई देता है, इसलिए ये सीट बहुत फंसी हुई सीट है जी। अच्छा, मैं जो गुट और टिकट कटने की बात जो कर रहा था, उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह ये कि जगदलपुर सीट को लोग एक तरह से प्रदेश की गुटीय राजनीति का हिस्सा मान रहे थे जब ये टिकट घोषित हुआ, जितना भी राजनीतिक दलों में नेताओं से बात कर रहे थे, तो क्योंकि जब 2.5 साल का जो बवाल चल रहा था तो उस समय दिल्ली में कांग्रेस भवन में जो सबसे दमदार और जिंदाबाद के नारे लगाने वाले नेता थे, उनमें बृहस्पति सिंह के बाद दूसरे या तीसरे विनायक, एक और डॉक्टर विनय है ना, चिंतामणि महाराज, और उसके बाद रेखचंद जैन भी वहां थे जो सबसे जोर शोर से नारेबाजी कर रहे थे, और जिनके समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे उसके बाद उनकी टिकट कट जाना भी बड़ा हैरानी पैदा करता है।
और आप कह रहे हैं मतलब कि गुटी और वो स्थिति समीकरण, तो मुझे लगा कि यहाँ ज्यादा प्रयोग हुआ। अच्छा, प्रदेश में ये चारों लोगों की टिकट रह गई, ये चारों लोग टिकट लाने में कामयाब नहीं रहे, तो ये माना जा रहा था कि जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उनकी ताकत को बैलेंस करने की कोशिश की गई और वो बस्तर की सीट पर हुई। और जैसा आपने चित्रकूट के बारे में कहा था कि एक आपस में सहमति बनी है कि कुछ दीपक बैच चुनाव लड़ेंगे और बदले में ये, तो क्या ये बार्गेनिंग में चली गई है रेखचंद की सीट, ऐसा तो? देखिए, ये बात तो मैं नहीं जानता, ये पार्टी के आला कमान या दिल्ली दरबार या रायपुर के जो प्रमुख नेता हैं वो इस बात को जानेंगे, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होता है जी कि कहीं ना कहीं से बस्तर जिले में या बस्तर संभाग में निश्चित रूप से टिकट वितरण में टीएस सिंहदेव जी या टीएस बाबा का वजूद इस चुनाव में ज्यादा चर्चा में रहा है। हालांकि प्रत्याशी कांग्रेस के ही माने जाते हैं, लेकिन अगर पार्टियों की गुटी स्थिति की देखें तो ऐसा लगता है कि लगभग 3 से 4 सीटों पर वो अपने करीबियों को टिकट दिलाने में सफल रहे हैं जी। और यह बात एक प्रकार से देखा जाए तो मुख्यमंत्री जी के तो खिलाफ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और जगदलपुर सीट उनमें से एक है, जगदलपुर जहाँ जतिन जायसवाल को सबसे बाबा जी का करीबी माना जाता है जी। यद्यपि उन्होंने सबसे आखिरी समय में तय हुई है, उन्होंने स्वयं यह बात भी कहा है, जतिन जायसवाल जी ने भी कहा है कि मैं किसी गुट विशेष का नहीं बल्कि पार्टी का प्रत्याशी हूँ और यह उनकी खूबी बहुतायत से स्वीकार्य भी की गई है, ऐसा मेरे को लगता है जी। तो ये रहा है। और जैसा कि आप सही कह रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों के भरोसे कांग्रेस ज्यादा दिखाई देती है इस सीट पे। शहरी मतदाताओं में यहाँ पर ये सीट है जहां पर बिल्कुल बंटवारा सा दिखाई देता है कि ग्रामीण क्षेत्र में क्या होगा, इस पर नजर भाजपा की है और कांग्रेस की नजर इस बात पे कि गांव में तो हम जीत रहे हैं लेकिन शहर में क्या होगा, यहाँ नजर रखी जाए। तो आपके हिसाब से ये फंसी हुई सीट लगती है? मुझे फंसी हुई सीट लगती है जी, जगदलपुर विधानसभा सीट जी। और आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए कश्मकश की स्थितियां तो हैं, पर हालांकि आपने पहले एज दे दी है बीजेपी को। जिस नहीं, शहर में तो निश्चित रूप से बीजेपी का जो वोट बैंक है और जो एक एज निश्चित रूप से है। देखिए, हमेशा जगदलपुर सीट के बारे में लोग जो दावा करते हैं वो ये है कि बस्तर जगदलपुर सीट पर कांग्रेस के कुछ परंपरागत वोट हैं जो कि 15 से 20 हजार जो है अल्पसंख्यक वर्ग के जो वोट है, 20 हजार से कांग्रेस की गिनती शुरू होती है, ऐसा माना जाता है। बिल्कुल, ये तो मिलता ही मिलना है उनको। ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एज रहेगा, पर इस बार जातिगत समीकरण के आधार पर दूसरे दल भी रहे हैं और जिस प्रकार जनता कांग्रेस का अगर आप जिक्र ना करें तो मुझे लगता है कि ज्यादती होगी। बिल्कुल, क्योंकि बल्कि मुझे तो आम आदमी पार्टी भी लगता है कि जिक्र करने की स्थिति में है। नवनीत चांद और जो कि जनता कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हैं और आम आदमी पार्टी के भी प्रत्याशी ने यहाँ पर अपनी छाप छोड़ी है। मुझे लगता है हार जीत का जो भी एक फैक्टर बनेगा वहां पे, जो डेटा सामने आएगा उसमें इन दोनों दलों का महत्वपूर्ण रोल रहेगा। मैं तो मेहनती प्रत्याशी के रूप में कहीं ना कहीं नवनीत चांद को पूरे मार्क्स दूंगा। जिस तरीके से उसने पूरे 5 सालों तक जी सक्रियता बनाए रखी, मैं अपनी सक्रियता बढ़ाए रखी, शहर के वार्ड उसने छाना जी। अब ये ठीक है कि वोट कितने मिलते हैं, पार्टी का भी अपना एक आधार रहता है, पर बतौर प्रत्याशी एक अच्छे कैंडिडेट के रूप में उसने अपनी छाप छोड़ी जी। अच्छा, ये तो इनकी चर्चा तो काफी रही, छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के प्रत्याशी रहे और लगातार सक्रिय भी रहे। संतोष जी, एक चीज और जानना चाहूंगा कि ये दोनों जो हैं, ये मैं क्योंकि काफी इस सीट पर मेरा हमेशा इन दोनों नामों को लेकर जो ध्यान रहा कि क्योंकि परंपरागत तौर पे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के वोट बैंक को पार करने के लिए इन्हें ज्यादा ताकत की आवश्यकता है, लेकिन आम आदमी पार्टी भी संगठनात्मक तौर पर बहुत काम की। और जो बात नरेंद्र मोदी की सभा के लिए थी, मैंने देखा अरविंद केजरीवाल का जब दौरा था और उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भी आए साथ में, तो उस दौरान भी लोग स्वस्फूर्त वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने बड़ा तन्मयता से वो भाषण सुना। और जब मैंने आम आदमी पार्टी के संगठन के लोगों से बात की तो गांव-गांव तक उनकी कमेटियां मैंने पहली बार फॉर्म्ड देखी, बनाई गई देखी। और एक फैक्टर ये भी देखा कि ये दोनों ही, जहां तक मैं अगर सही हूं तो नरेंद्र भवानी भी मतांतरित हैं और नवनीत चांद भी संभवतः, मैं उनके मामले में उतना श्योर नहीं हूं। तो ये भी क्या कोई फैक्टर है, क्या सोचा समझा चयन है क्या ये?
ऐसा लगता है कि जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशियों के चयन के जो कांग्रेस और भाजपा के अलावा जो राजनीतिक दल रहे हैं, उन्होंने धार्मिक और जातिगत भावनाओं को ध्यान में रखकर ही प्रत्याशी का चयन किया है, ऐसा मुझे लगता है। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के नवनीत चांद जी निसंदेह सक्रिय रहे हैं और नगर निगम क्षेत्र के वो मदन मोहन मालवीय वार्ड के बासिंदे हैं। तो जो कांग्रेस का परंपरागत अल्पसंख्यक वोट माना जाता है, वो अल्पसंख्यक वोट अगर बहुतायत से कांग्रेस को मिलता है तब तो ठीक है, जो कांग्रेस के लोग उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन नवनीत चांद उस क्षेत्र के ही निवासी हैं जहां वो परंपरागत वोटरों का जमावड़ा है। भाजपा प्रत्याशी किरण देव शांतिनगर वार्ड के निवासी हैं, जो शांतिनगर वार्ड भी अगर हम देखें तो उस अल्पसंख्यक वर्ग का ही बहुतायत वाला वार्ड है जी। लेकिन अगर किसी प्रकार का सेंध इन्होंने लगा दिया तो कांग्रेस के लिए मुसीबत होगी, अन्यथा कांग्रेस का तो एज दिख रहा है। जो उनका परंपरागत वोट है वो है, जो शहर का नगर निगम क्षेत्र का आउटर का स्लम पॉइंट का वोट है जी, जो रूरल पॉइंट का वोट है। लेकिन इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि रूरल पॉइंट में भाजपा की उपस्थिति शून्य है जी, शून्य तो नहीं है जी जी। एक्चुअल इस पे दो बातें और इस पे ये है कि जो दोनों प्रत्याशियों की हम बात कर रहे हैं, चाहे नवनीत चांद हो या नरेंद्र भवानी हो, नवनीत चांद का मैनिफेस्टो देखिए अगर आप, तो पूरे बस्तर के स्थानीय मुद्दे जिनको लेकर के बस्तर की जनता ने संघर्ष किया है, बस्तर से रिलेटेड उन्होंने अपना एक एजेंडा फिक्स किया है और उसके तहत आम जनमानस तक उन्होंने नॉक किया है जी। एक तो ये है। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से ग्रामीण इलाके की जो सुख सुविधाएं हैं, कहीं पर सड़क नहीं बन रही, कहीं पे बिजली नहीं आ रही है, कहीं पे जो छोटी छोटी नालियां नहीं है, इन सारे मुद्दों को भी उन्होंने एड्रेस किया है। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, ये दोनों दल का जो एजेंडा मूलतः जो रहा है वो बस्तर से रिलेटेड ना होकर के राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तर पर रहा है। आने वाले समय में आप देखिएगा जिस तरीके से लोगों का रिएक्शन आ रहा है, जो हमारे मतदाता जो छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट कर रहे हैं, अपनी हित की बात कर रहे हैं, तो आने वाले समय में लोकल एजेंडा हिट करेगा और प्रत्याशियों को, दलों को कम से कम लोकल मुद्दों को लेकर के आना पड़ेगा और आने वाले समय में आपको लोकल इलाके का, खासकर बस्तर जैसे इलाके का, मुझे लगता है एक एजेंडा मैनिफेस्टो बनाने का प्रयास करना चाहिए ताकि यहाँ के लोकल सेंटिमेंट को आप जो है वो एड्रेस कर सके जी। पर लोकल सेंटिमेंट से देखें अगर हम, तो सामान्य सीट है यहाँ तो ठीक है, पर अपने अपने घोषणा पत्र में धान, वनोपज संग्रहण, ऐसे सब चीजों को लेकर तो उन्होंने बात की है। देखिए, आप देखिए लोकल सेंटिमेंट का मतलब ये है कि जैसे एनएमडीसी स्टील प्लांट, तो दोनों ने बात की है। एनएमडीसी मोदी तक को आगे कहना पड़ गया कि भाई लोकल मुद्दा है, वो बात ठीक है। उन्होंने, नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, देश के बतौर प्रधानमंत्री उन्होंने जब यहाँ पे आए तो एड्रेस किया कि नगरनार स्टील प्लांट का विनिवेशीकरण, निजीकरण नहीं होगा, निजी हाथ में नहीं जाने दिया जाएगा जी। यहीं के लोगों का है, बस्तर के लोग हो रहा है ना उसका जी। नहीं, मेरा कहना है बात तो उन्होंने की, नहीं वो बात नहीं। लोकल इश्यूज मतलब सिर्फ एनएमडीसी का विनिवेशीकरण नहीं। देखिए, एनएमडीसी का विनिवेशीकरण से मुझे नहीं लगता कि कोई आम लोगों का हित प्रभावित हो रहा है। देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए, उद्योग लगेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, डेवलपमेंट होगा, है ना। एक तो ये। दूसरा, कनेक्टिविटी को लेकर के, भाई मेरे गांव से होकर के जाने वाली सड़क को कौन तय करेगा? अगर एक विधायक या एक कैंडिडेट अगर तय नहीं कर पा रहा है, बस्तर में जल जीवन मिशन का इतना बुरा हाल है, हम स्वच्छ पेयजल नहीं दे पा रहे हैं, अस्पतालों में हम कर्मचारी नहीं दे पा रहे हैं, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है, छोटी छोटी चीजें, यहाँ पर पासपोर्ट कार्यालय नहीं है, यहाँ पर एयर कनेक्टिविटी का ठिकाना नहीं है, यहाँ पर ट्रेन कनेक्टिविटी की दिक्कत, बसों में लूट है, तो कोई सुनवाई नहीं है। ये लोकल इशू है और कम से कम आम लोग, हम लोग जिनसे प्रभावित होते हैं, कम से कम
उन मुद्दों पे ऐसे मुद्दे जो है वो जनता के मुद्दे हैं और ये सामने आना चाहिए। मुझे लगता है ये एक अच्छा प्रयास है और आने वाले समय में इसका असर दिखाई अभी इसका प्रभाव न दिखाई दे, लेकिन आने वाले समय में ये एक इशू तो बनेगा और ये रेस होगा जी। अच्छा, इस सीट पर नोटा का जो परंपरागत वोट रहा है उसके नीचे ही रहे हैं सभी इन दो प्रमुख दलों के अलावा, इस बार कोई क्रॉस करेगा लगता है? देखिए, नोटा में तो ऐसा लगता है कि पिछले बार पिछले चुनाव की अगर हम बात करें तो लगभग 936 वोट 12 सीटों में सबसे कम नोटा का अगर कहीं प्रयोग हुआ था तो जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र में हुआ था। अच्छा। और उस 936 में पिछले चुनाव में यहाँ प्रत्याशियों की संख्या थी 23 जी, जिसमें से 12 नोटा से नीचे थे। मतलब आधे तो नोटा से नीचे ही, मतलब हम कह सकते हैं कि वो लोग कांग्रेस और भाजपा तो दूर की बात, नोटा से ही संघर्ष करते रह गए कि हम कहीं ना कहीं 936 वोट से ऊपर निकल पाए। तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि ये दो प्रत्याशी जो दो राष्ट्रीय पार्टी के हैं, इनके अलावा तीसरी चौथी संभावना पे आम आदमी पार्टी या छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस मजबूत उपस्थिति दिखा सकते हैं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मुख्य मुकाबला तो कांग्रेस और भाजपा के बीच ही होगा। और नोटा से ये दो पार्टियों के अलावा जिन दो पार्टियों का मैंने उल्लेख किया, आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और उसके भी प्रत्याशी मैदान पे हैं, छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी राज्य स्तरीय पार्टी उसके भी प्रत्याशी नवनीत चांद मैदान में हैं, ये लोग निश्चित रूप से नोटा से ऊपर जाते हुए मुझे दिख रहे हैं। जी, आप कुछ आखिरी ऐड करना चाहेंगे? नोटा में देखिए, नोटा आमतौर पर जो शिक्षित मतदाताओं की संख्या जगदलपुर विधानसभा में ज्यादा है। नोटा आमतौर पर नेगेटिव मतों का प्रतिनिधित्व उससे होता है, लेकिन बस्तर की कई विधानसभाएं ऐसी हैं जहां पर नोटा ने दूसरे प्रत्याशियों से कहीं ज्यादा अपनी संख्या दर्ज कराई है। तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि उन इलाकों में लोग जानबूझ करके नोटा पे नहीं दिए। कई लोग जो है जिनको मत डालना नहीं आता, कई लोगों ने धोखे से दबा दिया। ऊपर नीचे के जो मामले जो खासकर बस्तर में दिखाई देते हैं आदिवासी इलाकों में, वो ऊपर और नीचे को जितने वोट मिलते हैं उन मतों की संख्या काउंट कर लीजिए। अब वो निर्दलीय है या दलीय है या नोटा है, ये कहीं ना कहीं इसका एक परिचायक जो है नोटा रहा है बस्तर में। और अज्ञानता का परिचायक मैं तो मानता हूँ नोटा को बस्तर में अज्ञानता का परिचायक, सिलेक्शन नहीं। जी, तो ये थी जगदलपुर सीट पर चर्चा और अगली सीट पर हम जल्दी बात करेंगे। जगदलपुर सीट पर आपने समीकरण देखा, जो हालात हैं उसमें ये सीट भी फंसी हुई दिखाई दे रही है। हालांकि कांग्रेस और भाजपा दोनों ने यहाँ पर अपने बिल्कुल नए चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा है और अलग अलग दावे हैं। ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रबंधन जहां बेहतर रहा है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस ने अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी है। नतीजे आने वाले समय में ही तय होंगे, लेकिन आप जहां से भी ये बात सुन रहे हो, आप अपने स्तर पर इस बात को समझ सकते हैं कि जोर किसका है। इन सारी बात और चर्चा के आधार पर ये आप आसानी से तय कर सकते हैं।